Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night, Malaysian 370. हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और मैं हूँ आपकी आरजे सिंपल। और ये है पर्दा। तो कहानी शुरू होती है 8 मार्च सन 2014 की उस रात से, जब दुनिया एकदम नॉर्मल लग रही थी। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रोशनी चमक रही थी और चहल पहल थी। पैसेंजर्स अपनी अपनी सीटों पर बैठने की तैयारी कर रहे थे और समय था रात के 12:41। और तुम्हें पता है, उस फ्लाइट का नाम था MH370, मलेशिया एयरलाइंस का प्राउड और एक विशाल बोइंग MH370। Yes. इसका नाम एक्चुअली मैंने सुना है, और ये वही फ्लाइट है ना जो गायब हो गई थी। गायब हो गई थी। अब ये मत पूछना कि मिली कि नहीं मिली। नहीं, जब इसको मैंने इसके बारे में सुना था और डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, तब मुझे लगा कि इसने कहीं टाइम ट्रेवल तो नहीं किया। ओह, तुम्हारी टाइम ट्रेवल की बातें। तुम्हें पता है, इस फ्लाइट में कुल 239 लोग सवार थे। यानी एक छोटा सा शहर। हाँ, पूरा छोटा सा शहर। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। पैसेंजर्स भी अलग अलग देशों के थे। चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप और ईरान के भी। ज्यादातर लोग बीजिंग जा रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई बिजनेस के सिलसिले में, और कोई बस ऐसे ही हम दोनों की तरह सफर कर रहा था, एडवेंचर के लिए। ओके, तो आज हम एडवेंचर पर निकले। फ्लाइट के पायलट थे 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनके पास 18,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान का एक्सपीरियंस था। 18,000 घंटे की फ्लाइट का एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड। कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं इतने घंटे स्कूटी ड्राइव कर सकती हूँ। स्टिल उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारीक अब्दुल हमीद, जो यंग थे और अपने करियर के स्टार्टिंग एज पे थे। बड़े सपनों के साथ में उन्होंने भी उस फ्लाइट में उड़ान भरी थी। हमेशा की तरह क्रू मेंबर्स पैसेंजर का वेलकम कर रहे थे, जैसे हर उड़ान में होता है। और एयरपोर्ट के रनवे पर जैसे ही फ्लाइट दौड़ती है, उसकी रफ्तार बढ़ती है और फिर आसमान में दूर कहीं उड़ जाती है MH370, एक चिड़िया की तरह। और उस वक्त अंदर बैठे पैसेंजर्स क्या सोच रहे होंगे? अंदर बैठे पैसेंजर्स को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा और आखिरी सफर साबित होगा। अगर उस फ्लाइट में मैं होती तो शायद यही सोच रही होती कि आसमान से धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। हाँ, जो उसमें बैठा रहा होगा वो भी यही सोच रहा होगा। शुरुआत में तो सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल था और ऐसा ही लोग सोच रहे होंगे, जो जिस चीज के लिए सफर कर रहे होंगे उसी यादों में खोए रहे होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया, पैसेंजर्स को हमेशा की तरह डिनर सर्व किया गया और फ्लाइट रात के अंधेरों में बादलों के ऊपर से आगे बढ़ रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत, पीसफुल, ब्यूटीफुल था। तारों से भरा आसमान और नीचे गहरी अंधेरी धरती। फ्लाइट जब मलेशिया से निकलकर वियतनाम के आसमान में एंटर करने ही वाला था, तभी सब कुछ बदल गया। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। करीब रात के 1:19 पर पायलट की आखिरी आवाज सुनी गई। उन्होंने कंट्रोल रूम से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। पर इसमें आखिरी जैसा क्या लगा? क्योंकि इसके बाद ही जैसे ही फ्लाइट को वियतनाम के एयर स्पेस में जाना था, वो अचानक से रडार से गायब हो गई। रडार से गायब हो गई? रडार में दिक्कत थी या फ्लाइट में? क्योंकि ऐसे तो कोई भी गायब नहीं होता। तुम्हारी तरह ATC के ऑफिसर्स भी कंफ्यूज्ड थे। उन्हें लगा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है या फिर रडार की स्क्रीन पर ही कोई गलती है। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, घबराहट बढ़ती गई। रात के अंधेरे में आसमान तो साफ था, लेकिन MH370 कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। मेरा एक सवाल है, क्या दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया कि अचानक से हम दोनों के रडार से कैसे कोई फ्लाइट गायब हो सकती है? जब उनको लगा कि स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम है वियतनाम के एयर स्पेस के रडार वालों को, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद में हम जो भी एक्शंस लेना होगा वो लेंगे। थोड़ा सा डिले कर दिया था उन्होंने। और यही Communication डिले में। सबसे भारी पड़ गया। जी हाँ, यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जिसने आने वाले सालों तक पूरी दुनिया को परेशान किया। पैसेंजर्स के परिवार इंतजार करते रहे और प्लेन कभी उतरा ही नहीं। मलेशिया से बीजिंग
का ये सफर जो सिर्फ 6 घंटे का होना था, वो दुनिया की सबसे लंबी, सबसे मिस्टीरियस और सबसे दर्दनाक सफर बन गया। पहला झटका तो यही था कि वो रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने के कुछ ही पल बाद मलेशिया को वियतनाम के ATC कंट्रोलर ने कॉल किया और कहा, आपका विमान हमारे आसमान में दिखना चाहिए था, लेकिन वो कहीं नहीं है। मलेशियाई अधिकारी सोचने लगे कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। कई बार रडार पर थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए उन्होंने तुरंत अलार्म नहीं बजाया। देखा, थोड़ी सी मिस्टेक और प्लेन का आज तक पता नहीं चला। मुझे भी लग रहा है कि अगर तुरंत एक्शन लिया जाता तो शायद प्लेन को ढूंढा जा सकता था। ऐसा नहीं है। क्यों? असली समस्या तब सामने आई जब सेकेंडरी रडार से भी प्लेन गायब हो गया। सेकेंडरी रडार? अब ये क्या है? 2 रडार होते हैं, एक प्राइमरी रडार होता है किसी भी देश का और एक सेकेंडरी रडार होता है जो मिलिट्री का होता है। ओके। सेकेंडरी रडार वो होता है जो प्लेन के ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल लेता है, मींस प्लेन खुद अपनी लोकेशन और ऊंचाई भेजता है। इसका बंद हो जाना नॉर्मल नहीं था। ट्रांसपॉन्डर क्या खुद से कभी बंद होता है या उसे बंद किया जाता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी ऐसी ही बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे तुमने पूछा कि ट्रांसपॉन्डर कोई बंद करता है तब बंद होता है या अपने आप बंद होता है। ट्रांसपॉन्डर को जब कोई बंद करता है तभी ट्रांसपॉन्डर बंद होता है, उसके पहले ट्रांसपॉन्डर नहीं बंद होता है। मींस फ्लाइट के कॉकपिट में कोई ना कोई था। हाँ, वो फर्स्ट ऑफिसर भी हो सकता है, वो पायलट भी हो सकता है, या फिर कोई हाईजैकर? कोई हाईजैकर भी हो सकता है, या फिर जैसे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यू नेवर नो। अच्छा, मैंने सुना था इस फ्लाइट में 2 ईरानी लोग भी थे जो हाँ। चोरी का पासपोर्ट लेकर गए थे। तुम क्या एकदम कहीं ये वही तो नहीं हाईजैकर? तुम एकदम सही कह रही हो कि इस फ्लाइट में 2 ईरानी पैसेंजर्स भी थे जिनके पास चोरी का पासपोर्ट था, लेकिन उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला था। फिलहाल कहानी को अगर तुम शुरू से सुनोगी ना तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अब बेचैनी बढ़ने लगी। कोई बोला शायद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर खराब हो गया, तो कोई बोलता है अगर ट्रांसपॉन्डर बंद है तो पायलट को तुरंत बैकअप सिस्टम ऑन करना चाहिए था, लेकिन पायलट से कोई जवाब नहीं मिला। मलेशिया और वियतनाम दोनों देशों के कंट्रोलर बार बार कोशिश करते रहे। MH370 डू यू कॉपी? मलेशियन 370 प्लीज रिस्पॉन्ड। लेकिन हवा में सिर्फ सन्नाटा था। बाद में जांच में पता चला कि फ्लाइट अचानक दक्षिण चीन सागर से मुड़ा और पश्चिम की ओर गया। उसने मलेशिया के ऊपर से दोबारा उड़ान भरी। मलेशिया के ऊपर से? क्यों? वो तो कहीं और जा रहा था। हाँ, फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया था और फिर मल्लका जल डमरू मध्य की तरफ चला गया था। एक सेकेंड। जब फ्लाइट की कॉकपिट में जो पायलट बैठा था, ये टर्न उनके द्वारा लिया गया था या फिर ऑटो पायलट? ये भी किसी को आज तक पता नहीं चला। ओह माय गॉड, सो मच सस्पेंस। प्लेन ने अपना असली रास्ता तो छोड़ ही दिया था, लेकिन ये मोड़ किसी हादसे की वजह से था या जानबूझकर लिया गया था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। कई लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस रात शुरुआत में ही अलर्ट कर दिया जाता जैसे तुमने कहा है तो शायद प्लेन बच सकता था। मलेशियाई ऑफिसर्स ने मान लिया था कि शायद प्लेन अभी भी उड़ रहा है और जल्द ही किसी और ATC से कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन वक्त बीतता गया। किसी और ATC से? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ी लापरवाही हुई है? क्योंकि भाई प्लेन का रास्ता तो कुछ और था, वो किसी और से क्यों कांटेक्ट करेगा? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि ऑफिसर्स पहले ही मान गए थे कि उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती है। उन्होंने अपनी तरफ से ऑफिशियली ये चीज बोल दिया कि शुरुआत में अगर हमने कोई एक्शन ले लिया होता, अलार्म अलर्ट कर दिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसे ही वक्त बीतता गया, सुबह होने लगी और अब तक प्लेन से कोई कांटेक्ट नहीं था। बीजिंग एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स अपने परिवार वालों का इंतजार कर रहे थे। किसी के हाथ में फूल था, कोई छोटे बच्चे को लेकर खड़ा था, तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि कैमरे में अपने इस यादगार पल को कैप्चर कर सके। लेकिन फ्लाइट के उतरने का समय बीत गया, घंटे बीते और स्क्रीन पर अभी भी लिखा था डिलेड। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा शायद प्लेन किसी और जगह उतर गया है, कोई बोला शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस लौट आया होगा। लेकिन जैसे ही मलेशियाई सरकार ने ऑफिशियल तौर पर कहा कि प्लेन गायब हो गया है, माहौल बदल गया और फैमिली मेंबर्स रोने लगे। कई लोग तो गुस्से में चिल्लाने भी लगे, ये कैसे हो सकता है? आज के जमाने में एक प्लेन बिना पता चले कैसे गायब हो सकती है? सेम क्वेश्चन। तो क्या उन्होंने डायरेक्ट आके बोल दिया था कि प्लेन गायब हो चुका है?
उनको डायरेक्ट आके बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब सुबह उनको इन्फॉर्म हुआ कि प्लेन गायब हो चुका है तो मीडिया के थ्रू पूरे देश में ये खबर सुबह ही फैल चुकी थी कि मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 पैसेंजर्स के साथ गायब है। टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर #MH370 ट्रेंड करने लगा। हर जगह एक ही सवाल था, वो प्लेन कहाँ गया? और आज भी ये सवाल बरकरार है कि वो प्लेन कहाँ गया। जी हाँ। तो पता है, इन सब सिनेरियो के कुछ ही घंटों बाद एक चौंकाने वाली न्यूज सामने आती है। एक और शॉकिंग न्यूज़। हाँ, ब्रिटेन की कंपनी इनमारसैट जिनने बताया कि सैटेलाइट को प्लेन से कई हैंडशेक सिग्नल मिले हैं। हैंडशेक? जी हाँ, मतलब प्लेन गायब होने के बाद भी 7 घंटे तक उड़ रहा था और आखिरी सिग्नल हिंद महासागर से आया था। बट वो तो साउथ चाइना सी के ऊपर था, राइट? पहले ये कंफ्यूजन थी, प्लेन 2 आर्क बना रहा था। ओके। दोनों आर्क में जब फाइनल डिसीजन लिया गया तो इनमारसैट की कंपनी ने बताया कि प्लेन हिंद महासागर की तरफ गया है। रहस्य गहराता चला गया, दुनिया अब हैरान थी। अगर प्लेन 7 घंटे तक उड़ रहा था तो फिर कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ? पायलट्स ने हेल्प क्यों नहीं मांगी? क्या अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को बोलने ही नहीं दिया गया? मैं भी यही सोच रही हूँ, कहीं ये फ्लाइट हाईजैक तो नहीं हुई? कहीं इस फ्लाइट के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स और पायलट भी बेहोश हो गया हो? तुम्हें पता है क्या, इसकी जानकारी के लिए हर एक फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होता है। अंदर क्या हुआ था उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ब्लैक बॉक्स के जरिए आपको सब पता चल जाता है। लेकिन इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या, ये प्लेन ही पूरा का पूरा नहीं मिला, पैसेंजर्स ही नहीं मिले तो ब्लैक बॉक्स कहाँ से मिलता? फिलहाल इस तरह गायब होने का पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान। कुछ दिनों बाद विशेषज्ञों ने तय किया कि फ्लाइट ने दक्षिण की ओर ही रुख किया होगा, क्योंकि उत्तरी देशों से कोई रडार या सबूत नहीं मिला और इस तरह खोज का भी केंद्र बना हमारा हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा। लेकिन याद रखना, ये जगह दुनिया के सबसे वीरान, सबसे गहरे और सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। और अगर हम बात करें खोज के पैमानों की तो 26 देशों ने मिलकर खोज अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने जहाज, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट इन सब का यूज किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी अंधेरे समंदर में किसी सुई को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस फ्लाइट का कोई भी पार्ट कुछ भी नहीं मिला ना? नहीं, इस फ्लाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे जो तुम्हें कहानी के आगे हिस्से में पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इस मिशन की अगुवाई की क्योंकि फ्लाइट की आखिरी स्थिति उसके नजदीक बताई गई थी। जस्ट इमेजिन, एक प्लेन 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और फिर कहीं हिंद महासागर में खो गया। हिंद महासागर की गहराई जगह जगह 4000 से 7000 मीटर तक है। यानी अगर प्लेन समुद्र में गिरा तो वो दुनिया के सबसे गहरे पानी में दफन हो गया। तुम इमेजिन कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बॉल फेंकी, वो जाके किसी समुद्र में गिर गई, अब उसका मिलना मुश्किल है। मैं एक्चुअली ये इमेजिन नहीं कर रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि उस वक्त वो पैसेंजर्स, पायलट, क्रू मेंबर्स, उनका क्या हाल होगा। फ्लाइट में बैठने से डर लगने लगा ना? बिल्कुल। वो भी ये नहीं कि ये 1970 की बात है, 1980 की बात है, ये 2014 की बात है। एक्चुअली मैं बस यही इमेजिन कर रही थी कि अगर उस फ्लाइट के सभी लोग किसी कारणवश बेहोश हुए हैं तब तो उन्हें इस चीज का पता भी नहीं चला, और अगर वो सब जग रहे थे, उन्हें होश था, तो उनके साथ ये कितना दर्दनाक हादसा था। हाँ, ऐसी कई थ्योरीज हैं जो निकल के सामने आई हैं, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें आगे स्टोरी में बताऊंगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ आई थी, तो रिसर्च के लिए जो भी तकनीक यूज की गई थी वो सारी की सारी यूनिक थी। सोनार मशीनों से समुद्र की तली की मैपिंग की गई, अंडर वाटर ड्रोन भेजे गए, हर शक की जगह पर गोताखोर उतारे गए, लेकिन समुद्र का क्षेत्र इतना विशाल था कि एक एक हिस्से को कवर करने में महीनों लग जाते। एक अनुमान के हिसाब से खोज का इलाका लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का रखा, जो पूरे उत्तर कोरिया के बराबर है। और अभी तक इस प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं। हर दिन टीवी चैनलों पर खबर आती, आज खोज का नया दिन। परिवार वाले उम्मीद करते शायद आज कुछ सुराग मिल जाए, शायद कुछ पता चल जाए, लेकिन हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए,
कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा प्लेन आफ्टर ऑल गायब कैसे हो सकता है? दुनिया भी यही सोचने लगी कि क्या सच में इतना बड़ा प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है। कई महीनों की निराशा के बाद सन 2015 में गायब होने के 1 साल बाद पहला बड़ा सुराग मिला। सुराग? हाँ, कहाँ पे? रीयूनियन आइलैंड पे, और ये जो जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पास है। ओके, और वो सुराग क्या था? फ्लैपरॉन, अब ये क्या होता है? फ्लाइट का पंख। ओके, तो पक्का पता था ना ये फ्लाइट का, ये जो पंख मिला है ये उसी फ्लाइट का है जो गायब हुआ है? इससे ये तो प्रूव हुआ कि MH370 सच में हिंद महासागर में ही खत्म हुआ है। वो पीसेस बोइंग 777 के ही थे, लेकिन क्या वो पीसेस MH370 के थे, आज तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब फ्लाइट का पार्ट तो मिलता है, लेकिन वो उसी फ्लाइट का है ये किसी को नहीं पता। इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर और तंजानिया के किनारों पर भी कुछ हिस्से मिले। उसी फ्लाइट के? हाँ, छोटे छोटे टुकड़े। इतनी महंगी खोज, इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद में भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। 2017 तक ऑफिशियल सर्च बंद कर दी गई क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला इस रिसर्च से। और 2018 में एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने फिर से खोज की, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल, फेल्ड रिसर्च रही। तो वो तो शायद होनी ही थी, क्योंकि इतने सारे देश जब एक साथ ढूंढ रहे थे, तब अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो एक अकेली कंपनी क्या ही करती। सोचो, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम आज तक प्लेन का पता नहीं लगा पाए। हम इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं कि क्यों नहीं मिला फ्लाइट। कितने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में। ऐसे ही उन फैमिलीज का सोचो जिनके फैमिली मेंबर्स प्लेन में थे। उनके लिए ये इंतजार बहुत दर्दनाक था। कई लोग एयरपोर्ट पर महीनों तक बैठकर इंतजार करते रहे। कई परिवार आज भी मानते हैं कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। क्योंकि उनका हक है ये जानना कि उनके परिवार के सदस्य आफ्टर ऑल हैं कहाँ। पॉइंट। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकारें कुछ छुपा रही हैं, तो कुछ अब भी रोज आसमान की तरफ देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से उस फ्लाइट का पता चले, शायद कोई फैमिली मेंबर वापस आ जाए। लेकिन आज MH370 का मलबा कहीं हिंद महासागर की अंधेरी गहराइयों में पड़ा है। अच्छा, ये पक्का है ना कि वो जो फ्लाइट है वो हिंद महासागर में ही डूबी है? उसका डायरेक्शन उधर ही गया था। मुझे तो लग रहा है हिंद महासागर के ऊपर कोई डायमेंशन है जिसमें वो खो गई है। कह सकती हो, लेकिन कहा जाता है अगर अभी पूरा मलबा मिल भी गया तो शायद ब्लैक बॉक्स हमें असली कहानी बताए। शायद तुम्हारी ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर दे। अगर हमें सारे पीसेस मिल जाएं तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में दुनिया की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है कि आखिर असली कहानी क्या है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने देशों की मदद, इतना अरबों का खर्च, फिर भी सच्चाई अब तक अंधेरे में है। दुनिया अब इसे एविएशन का सबसे बड़ा रहस्य कहती है, और मेरे हिसाब से तुम भी अब इसे एविएशन का सबसे बड़ा रहस्य ही मानोगी। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे 2-3 थ्योरीज बड़ी ही क्लियर दिख रही हैं। कौन सी? पहला, हो सकता है कि इस प्लेन में बैठे कुछ लोग जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया हो और उन्होंने अपनी अकॉर्डिंग डायरेक्शन को मोड़ा हो। हाँ, तुम कह सकती हो। कई थ्योरीज बनी थी, जिसमें से ये थ्योरी थी हाईजैकिंग की भी। जब MH370 गायब हुआ, कई लोगों को पहले यही शक हुआ कि शायद ये आतंकवादी हमला है, क्योंकि पहले 9/11 जैसे हादसों में प्लेन हाईजैक किए गए थे। लेकिन इस केस में किसी ने ना कोई डिमांड रखी, ना कोई आतंकवादी संगठन से कोई कॉल आया, और इतना लंबा उड़कर महासागर में प्लेन गिराना किसी भी हाईजैकिंग की नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं लगती है। फिर मेरी दूसरी थ्योरी ये कहती है हाँ। कि हो सकता है फ्लाइट के सारे मेंबर्स किसी वजह से बेहोश हो गए हों और वो फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पे चल रहा हो। जब तक उसमें फ्यूल था वो उड़ता रहा, और जैसे फ्यूल खत्म वो गिर गया। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन में अचानक आग लगी होगी। शायद एक सेकंड, अगर बैटरी। आग लगती तो कोई इमरजेंसी कॉल तो जरूर होता। हाँ, तो बस वही ना कोई SOS कॉल, ना कोई इमरजेंसी कॉल, ओह माय गॉड, और ना ही कोई इंडिकेशन हमारी पब्लिक की तरफ से, हमारे पैसेंजर की तरफ हम से। 2025 में आ गए हैं और आज भी हम थ्योरीज पर जिंदा हैं कि हमें थ्योरीज मिली हुई हैं। तुमको पता है सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी क्या है? कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद ने खुद इस प्लेन को कहीं न कहीं डुबाया है। हाँ, कई विशेषज्ञों ने
कहा कि शायद कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन का रास्ता बदला और उसे महासागर की ओर ले गए। बट कैप्टन ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास 18,000 घंटों के एक्सपीरियंस था। उन्हें करना होता तो वो पहले भी करते ना। एक्सपीरियंस डजंट मैटर। तो कोई तो ऐसी दिक्कत होगी, राइट? कोई तो ऐसी दिक्कत होनी चाहिए। बताती हूँ ना, प्लेन का ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेशन सिस्टम जानबूझकर बंद किया गया था, पहला पॉइंट। एंड जरूरी है वो कैप्टन ज़हारी अहमद ने ही किया हो? क्या दूसरा कैप्टन जो उनके साथ था वो नहीं कर सकता? कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कैप्टन ज़हारी अहमद शाह पर तीर साधते हैं, क्योंकि रास्ता बदलने के लिए जो मोड़ लिया गया था वो बहुत एक्यूरेट था। इससे लगता था कि फ्लाइट किसी एक्सपीरियंस्ड पायलट के कंट्रोल में और था। उनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, राइट। और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पायलट अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस में थे। कैप्टन ज़हारी अहमद शाह अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस में थे, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये थ्योरी आज भी सबसे ज्यादा चर्चित है। और जहाँ तक मैंने कैप्टन के बारे में सुना है, उन्हें फ्लाइट का शौक नहीं, जुनून था। हाँ, और एक पॉइंट और है, उनके घर के स्टिमुलेटर में सेम डायरेक्शन था जिस डायरेक्शन पर MH370 गया था। ओह माय गॉड, अगेन। सो मुझे तो ये थ्योरी सबसे परफेक्ट लगती है और दुनिया में भी सबसे ज्यादा यही थ्योरी चर्चित है। और तुमने हाईजैकिंग की ही बात की, ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा फेमस है। एक थ्योरी और है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की। उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन गलती से किसी मिलिट्री जोन में चला गया होगा और सेना ने उसे मार दिया होगा। बट फिर से वही बात है ना, अगर सेना किसी को मारती तो उसका मलबा मिलता, लोग मिलते, पैसेंजर्स मिलते, क्रू मेंबर्स, कुछ तो मिलता ना। लेकिन सबका कहना है कि ये बात सरकारों ने छुपा ली, और अगर सरकारों ने छुपा ली तो कुछ भी मिलना ना मिलना सब बराबर है ना। एक्चुअली इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, पॉइंट। अमेरिका, चीन और मलेशिया तीनों देशों पर उंगली उठाई गई, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मतलब प्लेन गायब हो चुका है, ना कुछ आता है, ना कुछ पता है, ना कोई प्रूफ, ना एविडेंस, ना क्लू। हाँ। बस कहीं गायब। मिस्ट्री इतनी बड़ी होती चली गई, गहरी होती चली गई, तो लोगों की जिंदगी में कल्पनाएं भी आने लगी। लोग रियलिटी से ज्यादा तुम्हारी तरह इमेजिनेशन वाली दुनिया में चले गए। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा शायद प्लेन को एलियंस उठा ले गए। ये थ्योरीज विज्ञान से ज्यादा कल्पना जैसी लगती है, लेकिन पब्लिक के मन में गहराते डर और निराशा ने इन्हें हवा दे दी और लोगों का ये भी मानना हो गया कि शायद एलियंस प्लेन को हाईजैक करके ले गए। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन? नहीं, मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि ना एलियंस कभी हाईजैक नहीं करते। हाँ, फिर क्या करते? एलियंस इंसानों की तरह नहीं है ना कोई डिमांड कॉल आई। भाई, इंसान अगर हाईजैक करता तो डिमांड कॉल आती। मोस्टली एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट ने जानबूझकर ये स्टेप उठाया या फिर कैबिन प्रेशर कम हो गया होगा। तुमको क्या लगता है, कैबिन प्रेशर कम हुआ होगा या फिर पायलट ने जानबूझकर ये स्टेप लिया है? एक बात बताऊं, इतना सब सुनने के बाद ना बहुत सारी थ्योरीज आ रही है। हाँ, उसमें कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि कैप्टन ऐसा कर सकते क्योंकि बहुत शार्प टर्न लिया गया था। बट फिर वही सवाल आता है कि कैप्टन ऐसा क्यों करेंगे? वैसे अगर एक्सपर्ट्स की राय मानी जाए तो एक्सपर्ट्स का भी ज्यादातर यही कहना है कि कैप्टन ने ही शायद ऐसा किया है। बट अगेन क्वेश्चन वहीं पर आकर रुका ना कि कैप्टन ऐसा क्यों करेंगे? बस लोगों ने यही थिंकिंग बना के रखी है कि वो मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पर्सनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड थे, इस वजह से शायद उन्होंने ऐसा कोई स्टेप उठाएगा। खैर, यू नेवर नो। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक कैप्टन जिसके ऊपर 239 लोगों की जिम्मेदारी हो, वो अपनी पर्सनल इश्यूज के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता। बस यही कुछ चीजें हैं जो इस थ्योरी को भी गलत साबित करती हैं और आज तक एक्यूरेट कोई भी थ्योरी हमें नहीं मिली है। राइट। और रही बात कि कैबिन में प्रेशर कम हुआ कि नहीं, तो अगर होता तो कैप्टन कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई इमरजेंसी कॉल जरूर देते, ऑब्वियसली। और तुम्हें पता है कि इस पे डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया कवरेज भी बहुत ज्यादा हुई है। MH370 के गायब होने पर सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री का मामला नहीं था। MH370 गायब होना एक ग्लोबल पजल बन चुका था, ऐसी पहेली जिसने पत्रकारों, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, फिल्म मेकर्स और राइटर्स को भी अपने अपने तरीके से इसे खोजने पर मजबूर कर दिया था, एकदम तुम्हारी तरह। दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने इसे अपनी हेडलाइन बना दी। CNN ने इसे एविएशंस ग्रेटेस्ट मिस्ट्री कहा, BBC ने इसे द प्लेन दैट वैनिश्ड कहा और भारत के न्यूज़ चैनल भी लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे और हर जगह एक ही सवाल थी, आखिर वो प्लेन कहाँ गई?
और इन्हीं के बीच में हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हाँ, सही कहा। जिसका नाम रखा MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड। मुझे नहीं पता, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ ना कि अगर ये प्लेन वापस आ जाए ऑल सडन, तो उसके पैसेंजर्स अंदर से क्या कहेंगे? क्या वो जिंदा होंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जिंदा तो नहीं होंगे, वो कहीं भी होंगे, किसी भी हालात में होंगे। अगर वो तुम्हारे डायमेंशंस वाली थ्योरी ना सही हो तो शायद मे बी मेरी ये थ्योरी हो सकता है आज नहीं तो आगे जाकर कभी इन फ्यूचर सच हो जाए कि भाई डायमेंशंस होते हैं, टाइम ट्रेवल होता है। टाइम ट्रेवल होता है, डायमेंशंस होते हैं। अब जिसने लोकी की सीरीज देखी होगी वो तो इसको 100% मान सकता है कि टाइम ट्रेवल होता है। खैर BBC ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वाई प्लेन्स वैनिश, जिसमें उसने MH370 और MH17 दोनों की चर्चा की थी। BBC ने तकनीकी पहलुओं पर भी जोर दिया था कि रडार कैसे काम करता है, सैटेलाइट डेटा कैसे लिया गया, फ्लाइट गायब होने की स्थिति में प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिक को ये समझाने के लिए सिर्फ थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कभी कभी फेल हो सकती है। एंड नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें भी सारे रहस्यों को जानने की कोशिश की गई थी, साइंटिफिकली नजरिए से सोचा गया था। पायलट्स को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि अगर आप उस टाइम उस कॉकपिट में होते तो आपका रिएक्शन क्या होता, आप क्या कर सकते थे, क्या क्या चीजें हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी। हालांकि हमारे पास सिर्फ सवाल हैं और इन सवालों के बीच में एक डर है, उस पर इतनी सारी पब्लिक की राय, हर किसी के पास अपनी एक थ्योरी। कोई मेरी तरह क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, कोई सवालों से भरा हुआ, और कुछ लोगों का मानना कि ये साफ साफ प्लानिंग है, और कुछ को पक्का विश्वास हुआ कि पायलट का ही ये स्टेप था, और कुछ जो अपनी फैमिली की याद में आज भी बैठे हैं कि शायद कोई तो निशान मिलेगा, कोई तो सुराग मिलेगा। और कुछ के लिए तो ये अभी भी एविएशन का बरमूडा ट्रायंगल है। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, वीडियोस और चर्चाएं हुई। आज भी रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर MH370 की थ्योरीज ट्रेंड करती रहती हैं। और तुम्हें पता है, आज भी वो फैमिलीज जिनके लोग गायब हुए हैं वो सरकार पर दबाव डालते हैं। वो कहते हैं दोबारा से इस रिसर्च को शुरू किया जाए। एंड उनका कहना है कि हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, अगर हमारे अपने नहीं रहे तो भी हमें जानने का हक है। उनके साथ क्या हुआ ये हमारा हक है, और अगर वो हैं तो वो कहाँ हैं ये जानना भी हमारा हक है। इतना ही नहीं, तुम्हें पता है वक्त बीतने के साथ MH370 के परिवारजन जितने भी फैमिली मेंबर्स थे आपस में जुड़ गए। उन्होंने वॉइस 370 करके एक संगठन बनाया। वे हर साल 8 मार्च को एक स्मृति सभा करते थे और सरकारों से लगातार दबाव डालते थे कि खोज फिर से शुरू करें। शुरुआत में लोग उसे सिर्फ एक रहस्यमयी घटना मानते थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए जनता ने भी ये समझ लिया कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की एक अधूरी कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, या हो सकती है। MH370 के गायब होने ने हमें ये तो सिखाया है कि जब सबूत नहीं होते तो इंसान कल्पना पर भरोसा करने लगता है, और यही कारण है कि आज इतनी सारी थ्योरीज मौजूद हैं। जितने लोग उतनी थ्योरीज। सही कहा ना? बिल्कुल। कुछ लोगों का सोचना होगा कि पायलट ने सुसाइड किया, सुसाइड के साथ साथ इतनी बड़ी प्लानिंग की वो अपने साथ कितने सारे लोगों को ले गए। कुछ का ये सोचना है कि हाईजैक हुआ, कुछ का सोचना है कि भाई एक्सीडेंट है, और हमारे जैसे लोगों का सोचना है कि ये टाइम ट्रेवल है। और इसी अधूरेपन ने MH370 को अब तक सबसे रहस्यमयी एविएशन केस बना दिया है। आज भी MH370 का सच दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 239 लोगों के साथ एक मॉडर्न युग का प्लेन जिसे समुंदर ने गहराइयों में निगल लिया, और ये सवाल अब भी हवा में। Who knows? हवा या समंदर। अब जब भी हमें MH370 के बारे में कुछ पता चलेगा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि वक्त हो गया है विदा लेने का। और क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात आसमान में क्या हुआ था? MH370 की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री है, एक जख्म है, एक मेमोरी है। एंड इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।